नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं जो आजकल चर्चा में है कि इंडिया के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब के ऊपर जो है उनको हटाने की प्रोसेस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि अगर हमें लोकसभा स्पीकर को हटाना हो तो उसके पीछे क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया, ठीक है, इंडिया क्या है। इंडिया इज़ ए बाइकोमरलिज्म कंट्री है। बाइकोमरलिज्म जो है इसमें सिस्टम है, सिस्टम यूज़ करते हैं हम इंडिया में। ठीक है, बाइकोलरिज्म का क्या मतलब है। ठीक है, ये बाइकोलरिज्म का बात करते हैं हम, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है एक ऐसा गवर्नमेंट सिस्टम जिसमें जो हमारी लेजिस्लेचर डिवाइडेड इनटू टू असेंबलीज, मतलब कि divided into two separate assemblies. सेपरेट असेंबलीज। ठीक है जी, अब सेपरेट असेंबलीज हमारी कौन कौन सी है। इंडिया में हमारे दो चीज़ें हैं। ठीक है जी, सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी चलती है कहाँ से। पहला है हमारा लोकसभा, ठीक है। दूसरा है हमारा राज्यसभा। राज्यसभा ये हमारी क्या है, दो असेंबलीज हैं। ठीक है जी, तो हमारे जो इसमें लोकसभा में कौन होते हैं, हमारे स्पीकर साहब होते हैं। स्पीकर साहब होते हैं हमारे, ठीक है। एंड राज्यसभा में हमारे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जो हम उसको कहते हैं सभापति भी कह देते हैं उनको। ठीक है जी, सभापति। सभापति जो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे। तो अभी किस पर बात चल रही है हमारी, इन पर चल रही है। लोकसभा स्पीकर को चेंज करने की क्या चल रही है हमारी, बात चल रही है आजकल, काफ़ी चर्चा में है। ठीक है जी, तो अगर हमें ये लोकसभा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को जो है इनके बारे में जो इलेक्शन या इनका हटाने की जो प्रोसेस है वो किसके अंडर आती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के
आर्टिकल 93 में इनके जो है ये सारी प्रोसेस इनके बारे में बताया जाता है कि हमारे जो लोकसभा स्पीकर हैं एंड जो डिप्टी स्पीकर हैं उनको नियुक्त करने का प्रोसेस इलेक्शन एंड उनको हटाने का प्रोसेस जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 93 में उसमें बताया गया है। ठीक है जी। तो इसका हमारा नाम क्या है, सबसे पहले पार्ट 4 का नाम देख लेते हैं। हमारे पार्ट 4 किसके साथ डील करता है? पार्ट 4 डील्स विथ ये हमारा डील करता है किसके साथ? डीएसपीज। इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जिसको बोलते हैं डीपीएसपीज। ठीक है जी, हम इसको बोलते हैं। तो अगर हमें अपने लोकसभा स्पीकर को हटाना है, चेंज करना है, तो क्या प्रोसेस है इसके पीछे? आर्टिकल 96 हमारा क्या बताता है, 93 हमारा क्या बताता है? तो उसमें बताता है कि हाउ टू रिमूव लोकसभा स्पीकर कैसे चेंज कर सकते हैं उनको? तो उनको हम चेंज कर सकते हैं, उसके पीछे 3 सर्कमस्टांसेस हैं हमारे। ठीक है, 3 संभावनाएं हैं या 3 प्रोसेस हैं जिसके अंतर्गत हम इनको हटा सकते हैं। देयर आर 3 प्रोसेस या सर्कमस्टांसेस, देयर 3 मेथड्स आप कह सकते हैं। सर्कमस्टांसेस, संभावनाएं, टू रिमूव लोकसभा स्पीकर। ठीक है जी। तो पहला हमारा कौन कौन सा हो गया? ठीक है, आपने लिख लिया यहाँ तक। अब मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है जी, बता दो कैसे आप उसको ठीक है जी, कैसे कौन कौन सी 3 प्रोसेस है हमारी, सबसे पहले देख लेते हैं। पहली जो हमारी प्रोसेस है हमारी, अगर जो हमारा लोकसभा स्पीकर साहब जो हैं हमारे, वे है जो है उनका इलेक्शन जो है, जिस इलेक्शन से वे चयनित होकर आए हैं, उस इलेक्शन को अगर इलीगल साबित कर दिया जाए, तो फर्स्ट सर्कमस्टांसेस क्या है हमारे? अगर वह एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही ना रहे तो स्पीकर के पद से ऑटोमेटिकली उनकी ऑटोमेटिक हट जाएंगे। हो जाएंगे। ठीक है, तो
अगर हम उनको कैसे उनको अगर एमपी से हटाना, उनके जो उनके सांसद हैं, सांसद पद से अगर उन्हें हटाना है तो क्या क्या प्रोसेस हो सकती है। एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि जैसे कि वह एमपी के इलेक्शन, जैसे जो हमारे अभी 2024 में एमपी के इलेक्शन हुए थे, लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, उसमें अगर जिस सीट पर वो लड़े, उस सीट का ऐसे कि अफवाह आ जाए या फिर प्रूफ हो जाए कि वह इलेक्शन में इलीगल तरीके से पास हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं, तो एमपी का इलेक्शन उनका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, एमपी नहीं रहेंगे, एमपी नहीं रहेंगे तो फिर स्पीकर भी नहीं रहेंगे। फर्स्ट प्रोसेस तो हमारी ये है। ठीक है साहब, दूसरी प्रोसेस अब हम देख लेते हैं। दूसरी प्रोसेस क्या है हमारी। दूसरी प्रोसेस, दूसरा सर्कमस्टांस या फिर दूसरी जो हमारी मेथड है हटाने का, तो क्या हो सकता है, अगर वह खुद से ही डिप्टी स्पीकर को अपना रिजिग्नेशन लेटर दे दें। दूसरी क्या हो सकते हैं, खुद से ही रिज़ाइन, डिप्टी स्पीकर को सबमिट कर दें। सबमिट कर दें तो वह लोग सभा स्पीकर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी थोड़ी हार्ड हो जाती है। फर्स्ट प्रोसेस हमने देखी, ये भी थोड़ी मुश्किल है। सेकंड प्रोसेस, ये भी थोड़ी मुश्किल है। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं तीसरी प्रोसेस। तीन मेथड है हमारे, तो तीसरा मेथड और देख लेते हैं हम। ठीक है साहब, तो तीसरा प्रोसेस जो है हमारा, तीसरा प्रोसेस जो है, लोकसभा एक रिजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पास करे स्पीकर को हटाने के लिए। ठीक है, सो क्या है ये प्रोसेस, लोकसभा एक रिजोल्यूशन, जिसको बोलते हैं प्रस्ताव। प्रस्ताव क्या करें, प्रस्ताव पास करें पास करके जो है स्पीकर को हटाया जाती है। स्पीकर क्या कर सकती है, हटा सकती है। ठीक है, तो यही प्रोसेस जो है हमारी, ये मेथड जो है हमारा आजकल काफ़ी चर्चा में है। इसी मेथड के को यूज़ करके जो है हमारे विपक्ष हमारे लोकसभा स्पीकर को क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। तो इसी प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे, ये प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए यह प्रोसेस जो है, ये वाली प्रोसेस क्या है। ठीक है जी, प्रोसेस ऑफ रिमूवल लोकसभा स्पीकर by passed a resolution। ठीक है, तो ये रिजोल्यूशन पास करने की सबसे पहले क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है साहब, इसके नीचे हेडलाइन कर देता हूँ मैं। ठीक है साहब, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड 14 days नोटिस। इस प्रोसेस में क्या है,
14 दिन का नोटिस आपको देना पड़ेगा, 14 दिन पहले ही आपको नोटिस देना पड़ेगा कि हम लोकसभा स्पीकर को हटाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है हमारा, दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड 14 डेज नोटिस। 14 दिन पहले ही आपको 14 दिन पहले ही आपको नोटिस देना पड़ेगा कि हम लोकसभा स्पीकर को हटाना चाह रहे हैं, ठीक है साहब। दूसरा पॉइंट इसमें क्या आ जाता है, दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि एटलीस्ट 50 लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का जो है आपको परमिशन या सपोर्ट होना चाहिए टू इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रोसेस के बारे में चर्चा करने के लिए, या फिर लोकसभा में इस रिजोल्यूशन को क्या करने के लिए, भेजने के लिए, ठीक है साहब। तो एटलीस्ट 50 MPs कहाँ के, लोकसभा के, कि क्या चाहिए आपको, मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए या परमिशन, जो भी आप कहें, परमिशन इन पार्लियामेंट, ठीक है। तो बिना 50 लोकसभा मेंबर के सपोर्ट के इस प्रस्ताव को, इस रेजोल्यूशन को लोकसभा में पेश ही नहीं किया जा सकता। तो 2 पॉइंट्स हमने देख लिए कि फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है, इसमें 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा आपको, ठीक है साहब। और एटलीस्ट 50 लोकसभा मेंबर के आपको क्या चाहिए, सपोर्ट या परमिशन चाहिए, जिससे आप लोकसभा में इस रेजोल्यूशन के प्रस्ताव को पेश कर सके। पेश करने के लिए ही अभी बात चल रही है, अभी तो चुनाव की बात नहीं चल रही है यहाँ पे बात चल रही है पेश करने के लिए। आपको ये 3 रिक्वायरमेंट आपको चाहिए होंगे, ठीक है साहब। अब हम देख लेते हैं कि इसमें एक नोट पॉइंट है, ठीक है साहब। एक नोट पॉइंट देख लेता हूँ मैं, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या है इसमें कि स्पीकर, जब हमारी जो ये है प्रोसेस चल रही होगी, प्रोसेस मतलब कि जब हमारी वोटिंग हो रही होगी नए इलेक्ट करने के लिए नया स्पीकर, तो उस समय जो है हमारा स्पीकर साहब जो है हमारे प्रेजेंट रह सकते हैं लोकसभा में, वोट भी कर सकते हैं, बट वह जो है अध्यक्ष नहीं रहेंगे उस वक्त। क्या मतलब, द स्पीकर कैन बी प्रेजेंट एंड वोट ड्यूरिंग ऑफ दिस रिमूवल प्रोसेस बट कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द सेशन। प्रिसाइड इन द सेंस अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं स्पीकर की, एज ए स्पीकर, ठीक है। इसमें नोट पॉइंट में आपको बताऊँ क्या मतलब है इसका, कि द स्पीकर can be present and vote during this process but he cannot preside in the sense अध्यक्ष preside over the session। उस सेशन के समय वह क्या नहीं कर सकते, अध्यक्षता अपनी नहीं कर सकते। एज ए स्पीकर वे
एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा सकते हैं वहाँ पे, वोट कर सकते हैं, बट स्पीकर के पद पर वो उस वक्त नहीं होंगे। साफ सीधी बात ये है, ठीक है साहब। तो वोटिंग प्रोसेस क्या है, अब वोटिंग प्रोसेस देख लेते हैं। वोटिंग प्रोसेस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसमें, ठीक है साहब। इसमें आपकी नॉर्मल वोटिंग प्रोसेस नहीं होगी। जब ये अगर ये है जो हमारा प्रस्ताव है वहाँ तक पहुँच जाए लोकसभा तक, तो उसमें वोटिंग जो है किस प्रकार से होगी, इसमें नॉर्मल वोटिंग नहीं होगी, इसमें एक स्पेशल तरीके की वोटिंग होगी। इसमें होगी इफेक्टिव मेजॉरिटी। सबसे पहले देखते हैं वोटिंग प्रोसेस। ठीक है, वोटिंग प्रोसेस देख लेते हैं इसमें। तो वोटिंग प्रोसेस किस तरह की होगी हमारी, वोटिंग प्रोसेस जो हमारी होगी इसमें इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए इसमें। वोटिंग प्रोसेस में इफेक्टिव मेजॉरिटी वाली वोटिंग होगी हमारी इसमें। क्या मतलब है इसका, आपको बताता हूँ। इफेक्टिव मेजॉरिटी इज फॉर रिमूवल। इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए होगी। अब इफेक्टिव मेजॉरिटी है क्या, ये देख लेते हैं अब। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है, इसमें क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले। तो इसका एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ठीक है साहब। इसमें फॉर्मूला क्या है, टोटल स्ट्रेंथ की शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ मैं, स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस मतलब हमारा पार्लियामेंट, ठीक है साहब। उसमें से माइनस होंगे हमारे, क्या माइनस होंगे, वैकेंट सीट्स। वैकेंट इन द सेंस खाली सीट्स, ठीक है। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से ही बात बनेगी आगे, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। एग्जाम्पल कि जो हमारा टोटल स्ट्रेंथ है, मान एज्यूम कीजिए हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है, अभी एग्जांपल ले रहे हैं हम। टोटल स्ट्रेंथ जो है हमारी हाउस की, हाउस मतलब पार्लियामेंट आप समझ सकते हैं, लोकसभा मान लीजिए, कि जो हमारी स्ट्रेंथ है एज्यूम कीजिए है हमारी कितनी है, 100, ठीक है साहब। और जो हमारी वैकेंट सीट है, खाली पड़ी हुई सीट्स वैकेंट सीट्स जो है हमारी वो कितनी है, मान लीजिए 20 है। 20 हमारी वैकेंट सीट्स हैं, ठीक है साहब। अब देख लीजिए अब हम एग्जांपल बताता हूँ आगे आपको। तो हमारी जो हाउस में टोटल सीट्स हैं वो हमारी कितनी है, 100। वैकेंट सीट है कितनी, 20। खाली पड़ी हुई सीट 20 हैं। और जो टोटल सीट्स हमारी कितनी थी, 100, जिन पर से वैकेंट खाली पड़ी हुई सीट 20 हैं। तो फॉर्मूला हमने देखा था अभी, फॉर्मूला क्या था, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, इसमें से माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, वैकेंट सीट, ठीक है। तो टोटल हाउस में कितनी सीट थी हमारी, 100, माइनस कितनी हो गई, 20, वैकेंट सीट है 20, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 80। तो हमारे जो इलेक्शन होंगे इस पर होंगे, मतलब जो हमारी वोटिंग जो हमारी होगी, टोटल वोटर्स हमारे 80 होंगे उस वक्त। जो हमारा ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट निकलेगा 80 सीटों पर 80 वोट से निकलेगा, ठीक है। तो इसमें अगर हमें जीतना है तो पूर्ण बहुमत के लिए 80 डिवाइडेड टू कितने हो जाएंगे, 40। ये प्रोसेस तो हमारी ख़त्म हो गई यहाँ तक। अब मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि अगर जीतना है, पूर्ण बहुमत चाहिए तो क्या चाहिए होगा, 40 हो गई, 40 + 1 तो 41 सीट्स या वोट्स चाहिए फॉर पूर्ण बहुमत।
पूर्ण बहुमत के लिए हमें 41 सीट्स चाहिए होंगी अगर हमें स्पीकर का चयन करना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है साहब। तो अब मैं आपको बताऊं, आपको समझ में आ गया फिर इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी का क्या मतलब है? तो हमारे वैकेंट सीट का क्या मतलब है, आपको समझ में आ गया? खाली पड़ी सीट्स। ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ, कितनी सीट्स टोटल हाउस में हैं। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ ठीक है। तो इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब आप क्या समझ में आया आपको? इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी में जो होता है हमारा, इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी में हाउस के रिक्त सीट, मतलब खाली पड़ी सीटों को कंसिडर नहीं किया जाता। मतलब कि जैसे कि हमारी लोकसभा में मैंने बताया आपको 100 सीट्स थी, 100 सीट्स टोटल थी, बट हमारी खाली पड़ी हुई सीट्स भी तो होती है ना कुछ, जिन जिन जो भरी नहीं गई। ठीक है, तो उन पर वोटिंग नहीं होगी। टोटल जो हमारा होगा 100 में से नहीं होगा, 80 में से होगा। जैसे हमारी जो खाली पड़ी सीट है 20 हैं, तो 20 माइनस कर देंगे टोटल सीट्स में से, वैकेंट सीट माइनस हो जाएगी टोटल सीट्स में, तो 80 पर चुनाव, 80 पर वोटिंग होगी। सिर्फ 80 वोटर्स ही वोट करेंगे। ओवरऑल रिजल्ट तो निकलेगा 80 में से निकलेगा। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी में हाउस की रिक्त सीट्स, मतलब खाली पड़ी हुई सीट्स को कंसिडर नहीं किया जाता। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।